ठीक है, तो पहले कोई दिक्कत है? सर एनसीईआरटी में डाउट था। बोलो। सर पेज नंबर 72 का क्वेश्चन। फर्स्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नहीं है सर, वो पैराग्राफ पढ़ने आप बोले थे ना, वो कैपेसिटर वाला हाँ पूरा। सर उसी ठीक है, पैरा में दिक्कत है। एक मिनट। पेज नंबर 72। यस सर। हाँ, उसमें क्या है? सर फर्स्ट लाइन जो है ना, 5 लाइन, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सर ये जो पोलर या नॉन पोलर, ये तो डाई इलेक्ट्रिक्स है ना, तो बट इसमें लिखा हुआ है कि दे डिस्प्लेस फ्रॉम देयर अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सर वो डिस्प्लेस क्यों करेगा? वो तो मतलब अपने जगह पे ही ना बस रोटेट करना चाहिए। हाँ, तो उसी जगह का बोल रहा है कि उसी जगह पे वो डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ था हमारे पास, ये डाइपोल हो गया, ठीक है, और इसका ये पॉजिटिव एंड हो गया या निगेटिव एंड हो गया, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखे हैं, तो ये क्या होगा? रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव यानी रोटेट करके ऐसा ओरिएंटेशन कुछ आ जाएगा अपना यस सर। क्रिस्टलाइन। हाँ, तो वही चीज बोल रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ओके डिस्प्लेस हो सर। गई, मतलब ऐसा कुछ होगा कि पॉजिटिव वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट साइड सेम डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस होगा, और निगेटिव वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में। अब उसमें भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग का फोर्स होगा। तो जब तक कि सारे फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाए तभी तक डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. और सर ये और आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? मतलब हर डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टी शो हर करता है। डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टी हो, तो वही लीनियर आइसोट्रोपिक कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो उस मटेरियल का, उसका जो प्रॉपर्टी है लगभग सब सेम तरीके का हो। ठीक है, ज्यादा वेरिएबल ना हो। ठीक है, यानी कि सब सिमिलर टाइप का, ताकि हमें समझने में क्या है, आसानी रहे। सिंपल चीज हम लोग देख रहे हैं। सर इसमें लिखा हुआ था कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। उसी को बस इस एजम्पशन से जो चलेगा, उसी को बस बोलेंगे लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो सर इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या? सिग्निफिकेंस मतलब? सर मतलब इसका कुछ कहने यूज के की, मतलब ये एजम्पशन कहाँ पे यूज करना है, नहीं करना है, ये सारा क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे कि हम लोग जो भी आइसोट्रोपिक पढ़ते हैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा डिटेल में वेरिएशन इस सब वाला हमें बहुत कम मिलेगा। वेरिएशन भी देगा तो एक ही डायरेक्शन में देगा, जैसे एक्स का वेरिएशन देगा या वाई का वेरिएशन देगा डाइलेक्ट्रिक का। और मोस्टली केसेस रहेगा तो उसमें हमें देगा कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्म यानी कि सिमिलर मैनर में जहां भी चेंज होगा सिमिलर मैनर, तो उसी चीज को आइसोट्रोपिक, यानी कि हमें 99-95% केसेस में आइसोट्रोपिक ही मिलेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में ज्यादा वेरिएबल वाले हैं नहीं। ठीक है, ओके सर। जैसे कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जो चेंजेस आते हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं, बहुत डायरेक्शन में होता है, तो हम उसे लीनियर नहीं कह सकते हैं। तो वही बोला है, लीनियर डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, और बाकी सब समझ आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो इसे भी पढ़ के समझते रहना है, क्योंकि पढ़ने से ही और कुछ कुछ पॉइंट्स भी सीखने को मिला होगा। ठीक है, नए नए जैसे कि ये सारे डाउट्स हैं, खुद एक बार सोचे तो आया। तो पढ़ना भी जरूरी है, कोई सा भी बुक पढ़ रहे हो पढ़ो, और एनसीईआरटी को तो रेफरेंस में रखो ही, बोर्ड भी देना है।
बोर्ड नहीं देना होता तो कोई अलग बात था। और किसी को कोई दिक्कत? हाँ, नहीं है। और अर्पित, यस सर। वो जो एक क्वेश्चन था ये वाला हो गया क्या? नो सर, ये बोले थे कि तो आपको जब भी टाइम मिले ना तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये ऐसा था, देख लो बाकी लोग भी, ऐसा कुछ था। ठीक है, यहाँ से हम एक थीटा एंगल पे ए पॉइंट से एक पार्टिकल को फेंक रहे थे, यही था। ठीक है, वी स्पीड से, यस सर। ये वी स्पीड से गया और यहाँ पे टकरा रहा है, और टक्कर का कोएफिशिएंट दे रखा था ई। तो ये जो रिंग है ये हमारा फिक्स है, तो इसका मास हम क्या मानेंगे कि इनफाइनाइट वाला केस है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉल को अगर हम यहाँ यू स्पीड से फेंकते हैं, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये बॉल जो है ऊपर कितना से जाता है, ई इंटू यू से जाता है ना। यस सर। अगर ये सरफेस बहुत ही हम हैवी मानते हैं तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम इस सरफेस की बात करें तो ये इसका रेडियस है, ये यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये भी रेडियस इसोसेलेस्ट एंगल बन रहा है। इस एंगल को अगर हम फाई बोल देते हैं, ठीक है, तो फाई हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कैसे। तो हम यहाँ पे ऐसे ये कंसिडर करेंगे कि एक बॉल आया इधर कितने से, v से, जो कि ये एंगल थीटा है, इधर जाएगा किसी एंगल फाई से। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा। क्लियर है? ये होगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा। यहाँ पे जब टकरा के बॉल वापस जा रहा होगा उस समय इसका ये वाला कंपोनेंट में कोई चेंज आएगा क्या, जो पैरेलल टू नो इससे है, सर। नो जो भी सर। चेंज आएगा इधर वाला। और ये यहाँ पे हम ये क्या बोल सकते हैं, इंटू वी टू ऑफ टाइम्स वी कॉस कॉस थीटा। थीटा। ठीक है, ये एंगल फाई है तो ये एंगल हमें फाई दिख रहा है, तो टेन ऑफ फाई हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, तो वी साइन थीटा डिवाइड बाई ए इंटू वी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं टेन ऑफ थीटा बाई। क्लियर है? वैसे ही फिर से एक बार और कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल जो थीटा डैश दे रखा है थीटा डैश पता करना था। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल फाई हो जाएगा, फिर सॉल्व सर तो करेंगे तो यहाँ, सेम ही जैसा बनेगा ना जितना भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हाँ ये पूरा ई से कर रहा था। हाँ, तो यहाँ पे भी टेन ऑफ फाइव बाई ई आएगा, आएगा यस क्योंकि सर। सिमिलर है। यस सर। तो टेन फाइव को हम टेन थीटा बाई लिखेंगे, तो ये हमें टेन थीटा बाई ई स्क्वायर दिख जाएगा, यहाँ से थीटा डैश आ जाएगा। ओके सर। शायद थीटा डैश ही फाइंड करना था, ये क्वेश्चन था ना। यस सर, थीटा डैश ही फाइंड करना था। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर तो आगे का देखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, और कैपेसिटेंस में हम लोगों ने देखा था सीटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस सी से डिनोट किए थे और ये आया था क्यू बाई वी। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट बोले थे कि 1 फैरेड होता है, और 1 फैरेड हम लोग किसे डिफाइन करेंगे, या 1 यूनिट कैपेसिटेंस हम किसे डिफाइन करेंगे। तो कैपेसिटेंस का शायद डिफिनेशन भी लिखा चुके थे कि चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट, लिख दिए थे ना हम लोग। यस सर। ठीक है, तो अगर हम चार्ज बोले 1 कूलम है और 1 यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, तो ये जो है हमें क्या देगा, 1 फैरेड। ठीक है, तो ये स्कूल के डिफिनीशन में पूछ लेता है कि 1 फैरेड किसे कहें। तो वन इफ 1 कूलम चार्ज increase if charge required is 1 कूलम to increase the potential by 1 volt is called 1 फैरेड। क्लियर है? ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन है जो 10th क्लास में पूछे जाते थे।
करंट ये सब में, तो इसमें भी हमसे पूछ लिया जाता है मोस्टली, स्कूल में बोर्ड में भी आज तक ऐसा नहीं पूछा गया, फिर भी जानना चाहिए। इसके बाद है आगे का, थोड़ा चीजें देखते हैं। ये चीज तो हम लोग देख लिए थे, जो कैपेसिटेंस है क्या होता है, ये सारी चीजें, फिर इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड कैपिटल एफ से लिखते हैं, ये सारी चीजें देखे थे। अब है कि अगर हम किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसका कैपेसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर है, चार्ज है, ऑफ कोर्स चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम चार्ज दिए और उसका हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको कंडक्टिंग लिख देते हैं। हम इस कंडक्टर जिसका रेडियस आर है, ये स्फीयर है, ये बात ध्यान रखना है, इसका हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो हम ये जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, सी बाई सी स्क्वायर क्या होता है, क्यू बाई वी, चार्ज अपन पोटेंशियल। हम बोल रहे हैं कि इस पे हम चार्ज दिए क्यू, जो कि इसके सरफेस पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका सरफेस का पोटेंशियल कोई बताएगा, पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, यही होता है। और हम जानते हैं कि C जो होता है वो Q बाई वी होता है। यहाँ ध्यान से देखो, Q बाई वी इक्वल टू R बाई K दिख रहा है, तो K को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हमें कैपेसिटेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि C जो है Q कितना था, V कितना था, उस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका जो रेडियस क्या है, यानी कि उसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। साथ में ये एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, अगर मीडियम हम चेंज कर दे तो एप्सिलॉन रहेगा। एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मीडियम के साथ वो चेंज होता है। तो सराउंडिंग मीडियम क्या है, उस चीज पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर सराउंडिंग मीडियम कोई और मटेरियल रहा, मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक रहा, तो इसका ओवरऑल जो इफेक्टिव चार्ज है वो घट जाएगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस घट गया है। तो यहाँ पे उसका मीडियम क्या है और डायमेंशन क्या है, इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे हम एक साथ लिखा देंगे किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस किस चीज पे नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल ये बात को समझते चलते हैं कि ये जो है, इस बॉडी पे कितना चार्ज दिया गया है उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कितना पोटेंशियल है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका सराउंडिंग मीडियम से और इसका डायमेंशन से लेना देना है, यानी कि इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करेगा। क्लियर है। और भी कुछ कुछ फैक्टर्स हमें मिलेंगे, तो जितने भी डिपेंडेंसी है सारा एक साथ हम लिख लें। अगर हम निकालना चाहें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, जिसका रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है, तो सी अर्थ क्या होगा बता सकते हो, आर बाई के या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे, लेकिन के का वैल्यू हमें पता है इसलिए रखे हैं। तो क्या लिखेंगे, कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है क्या सबका।
यस सर। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं C=711 माइक्रोफेरेड। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात क्या है कि इतने बड़े अर्थ पे का कैपेसिटेंस इतना छोटा सा है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम यूनिट फैरेड ले रखे हैं, ये यूनिट खुद में बड़ा यूनिट। ठीक है, जैसे कि अगर हमें लिखना होता तो हम लिख सकते थे, ये कितना हुआ, 1 लाख सेंटीमीटर। इसे अगर हम किलोमीटर में बदलें तो 100 किलोमीटर में ही हमारा काम चल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये हमें दिख रहा है कि कम है, और ये जो दिख रहा है ज्यादा है मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूनिट जो यूज कर रहे हैं वो बड़ा यूनिट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये हमें समझना है कि फेरेड इज ए लार्ज क्वांटिटी। लार्ज फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यानी कि फेरेड जो है एक बड़ा यूनिट है, इसलिए इसके साथ जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा सा है। ठीक है, जितना बड़ा यूनिट होगा तो हम यहाँ देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कम होते जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट। तो सेंटीमीटर में हम देख रहे हैं कि लार्ज अमाउंट है, तो किलोमीटर में छोटा सा अमाउंट दिख रहा है। 1 लाख से 100 हो गया। तो फेरेड भी जो है वो बड़ा क्वांटिटी है, इसलिए हमें मोस्टली जो किसी भी चीज का कैपेसिटेंस मिलेगा वो माइक्रो मिली इन्हीं सब में मिलता है। तो हाँ सर हम लोग अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं मान रहे? क्या चीज, सर अर्थ का अर्थ का पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल क्यों नहीं जीरो मान रहे? कब मानते हैं हम लोग, बोलो। तो जब उसका सरफेस से पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हो। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात यहाँ थोड़े कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल है। तो सरफेस नहीं, एक चार्ज है, दे सकते हैं हम, रेडियस बहुत बड़ा है, अगर रखेंगे तो भी बहुत छोटा है। ठीक है, और बोले भी थे कि अगर उसके पास में हम छोटे कटर से हम कंपेयर करें तब हम लोग जो है पोटेंशियल अर्थ का जीरो मानते हैं। अर्थ में शायद बताए भी थे। ठीक है, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, लेकिन अगर हम उसे छोटे से कंडक्टिंग स्फीयर से कम करें तो हमें मिलता है कि उसका पोटेंशियल बहुत है। उस है, क्योंकि सर आपका अगर वॉइस क्लियर सेम नहीं आ चार्ज रहा। यस सर। कट रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, इतना बात समझ आया कि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो लेते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में ले रहे होते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो दूसरे के कंपैरिजन में अर्थ का जो पोटेंशियल है बहुत कम आता है, इसलिए हम लोग जीरो बोल देते हैं। ठीक है, और सरफेस वाला जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हम लोग सरफेस का जीरो लेते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में जीरो नहीं लेते हैं, याद होगा -gm/r लिखते हैं। एनर्जी लिखना होता तो gm/r, याद है? यस सर। ठीक है, तो कंपैरिजन का बात है कि हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तब जीरो मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि फेरेड जो है एक लार्ज क्वांटिटी है। तो हमें जो भी डिवाइसेस है 711 माइक्रोफेरेड आया है, तो हम किसी और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हो सकता है 7 माइक्रोफेरेड हो, 0.7 माइक्रोफेरेड हो, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि यही यूनिट इसका चलता है। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटेंस,
ठीक, किसी और कंडक्टर के कारण इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर है और ये आइसोलेटेड है, यानी कि आइसोलेटेड मतलब इसके आसपास में और कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इस पे कोई भी एक क्यू चार्ज जो है इसके सरफेस पे देते हैं, ठीक है, तो इसके सरफेस पे ऐसा ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी इसके सरफेस पे ऐसा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका रेडियस लेट से कुछ आर है या फिर जो भी है, तो इसका हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे बताओ, या कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? C इक्वल टू क्यू बाई वी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे? क्यू बाई वी, ए जो भी रहा होगा वही पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल जो भी होगा VA होगा, VA जो है के क्यू बाई आर होता है, स्फीयर है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हम इसके बगल में, ठीक है, वही ये है, लेकिन अब यहाँ पे हमें कोई दूसरा कंडक्टर रख दिए हैं। ये भी कंडक्टर है, ये B है, इसी का इफेक्ट देखना है, अदर कंडक्टर का इफेक्ट क्या हो रहा है ये पे। अगर हम इस पे फिर से Q चार्ज दे रखे हैं तो Q चार्ज इस पे मान लेते हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉजिटिव चार्ज Q अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या इस कंडक्टर B पे ऐसा इंड्यूस चार्जेस नजर आएंगे, इधर की तरफ माइनस और इधर दूर की तरफ प्लस, ऐसा ही आएगा। ये इंड्यूस चार्जेस हम बोल रहे हैं, चार्जेस, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है उसके बगल में हम दूसरा कंडक्टर रखते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, या कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइसोलेटेड है तो भाई जो भी आएगा, C हमें दिखा 4πε0 इंटू आर आया था, या फिर Q बाई वी ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। Q बाई वी जो सर होता है, सर ए पे हाँ, कुछ नहीं होगा? A की वजह से तो B पे हो रहा है, तो A पे क्या होगा बताओ? पोलराइज। A तो खुद कंडक्टर है, पोलराइजेशन किसमें हम लोगों ने देखा? नॉन कंडक्टिंग रहेगा तब तो हम A पे चार्ज दे दिए, A पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी वजह से B पे इंडक्शन हो रहा है। B जो इनिशियली था अनचार्ज था, फिलहाल के लिए हम यही समझ रहे हैं कि B जो इनिशियली था अनचार्ज था, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? हाँ, थोड़ा बहुत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि इस साइड में चार्जेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उससे दूर साइड में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कम, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम बात कर रहे हैं थोड़ा दूर पे है, हम मान रहे हैं किसके इफेक्ट से है, तो उस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हम मान रहे हैं। सिर्फ हम इसीलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला भी नहीं लिखे। तो अभी तक इतना बात समझ आया कि अगर A के बगल में हम कंडक्टर रख दें तो उस B वाले कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस होगा, ऐसा, ये बात सबको समझ आ रहा है? किसमें कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर हम इस केस में बोलें कि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ A लिखना चाहें, A डैश, तो क्या होगा? अगर इस केस में हम लिख रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल VA है, ठीक है, ये इनिशियल था, इस कंडीशन में है इनिशियल, ये हमारा पोटेंशियल VA, तो VA डैश सेकेंड केस में अगर हम इस सरफेस का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो क्या वो VA के बराबर होगा या चेंज होगा? तो चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज होगा, दिख रहा है।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, मतलब पोटेंशियल चेंज होगा। बढ़ेगा या घटेगा इस पे हम क्या करें, तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल रहे हैं कि लगभग सेम ही है। तो ये जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, तो भी है जो पहले था। इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक माइनस निगेटिव चार्ज की वजह से आएगा, नेगेटिव चार्ज यहीं पे माइनस लगा देते हैं, प्लस भी पॉजिटिव चार्ज ऐसा आएगा। यानी कि हम ये जो v माइनस और v प्लस लिख रहे हैं, ये इंड्यूस चार्जेस जो b पे हैं उनकी वजह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉड भी लगा दे रहे हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि हम माइनस प्लस क्यों लिए। तो पोटेंशियल इस माइनस के कारण और प्लस के कारण, यानी कि ये वाला हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव के कारण और ये निगेटिव के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखे। इस सरफेस यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यानी कि ए के सरफेस पे हम लिख रहे हैं। कंडक्टर है तो जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो किसी भी पॉइंट पे लिखेंगे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ कि v माइनस और v प्लस में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इस सरफेस पॉइंट P की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट P पे सर v माइनस का नजदीक जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो जो नजदीक है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि va डैश जो होगा वो va से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर था, उसके बगल में हम कोई दूसरा कंडक्टर रख देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है घट गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू जो c इक्वल टू जो होता है q बाई v होता है। अब ध्यान देना ये है, हम ऊपर बार बार बोले हैं कि Q और V एक Q और कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने Q को टच भी किया है क्या? दोनों में केस में हम Q सेम दिए हैं सरफेस पे, यानी कि Q हमारा कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन हमने पोटेंशियल क्या किया, घटा दिया है। कैसे घटा है, तो बगल में हमने एक कंडक्टर रखा है, इस वजह से पोटेंशियल घट गया है। दिख रहा है? यानी कि हम इस केस में देख रहे हैं कि ये तो सेम रह रहा है लेकिन ये घट जा रहा है। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होगा ये बढ़ गया होगा। ऊपर जब हम लिखते थे तो चार्ज जो ट्रांसफर होता था उसी की वजह से उसका पोटेंशियल घट या बढ़ रहा था, इसलिए हम बोल रहे थे कि Q और V पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस, एंड Q बाई V इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। लेकिन यहाँ पे हमने चार्ज पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, चार्ज जितना पहले पे था उतना ही बाद में है, लेकिन एक बगल में कंडक्टर रख दिए, उसकी वजह से उसका ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ सरफेस का घट गया है, इसलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया है। अब हम उस पे और भी चार्जेस दे सकते हैं। इतना बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम इस को कंक्लूजन की तरह लिख देते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस if other is placed near first conductor। ठीक है, पहले कंडक्टर के नजदीक में अगर हम एक और कंडक्टर रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब पहले भी हम लोग समझे थे कि हम कोई चीज स्टोर करना चाह रहे हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ना। ठीक है, और धीरे धीरे हम समझ जाएंगे उस चीज को कि वहां पे हम स्टोर जो कर रहे हैं वो एनर्जी स्टोर करेंगे, और वो एनर्जी कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। सेम वैसा ही जैसे कि हम बाल्टी में पानी भरा करते हैं, पानी का लेवल जितना हाई जाएगा पोटेंशियल उतना ज्यादा रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम एनर्जी के फॉर्म में किसी भी कंडक्टर पे हम एनर्जी रोक रहे हैं, यानी कि चार्ज के फॉर्म में एनर्जी रोक रहे हैं।
तो देख रहे हैं कि अगर हम एक कंडक्टर है उसका एनर्जी की बात कर रहे हैं यानी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, उसके बगल में अगर कोई दूसरा कंडक्टर रख दे तो ओवरऑल उसका कैपेसिटी बढ़ जा रहा है। अब हम उस पर और भी ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, इसी चीज में ठीक है सेम चीज था। अगर हम बोले कि इफ कंडक्टर बी इन above case is grounded, ठीक है, हम जो है कंडक्टर है उसे ग्राउंड कर दिए। ग्राउंड कर दिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए कंडक्टर है, ठीक है, चलो स्क्वायर माने तो सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। हेलो, यस सर अब ठीक है। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि हम इतना कुछ किए थे तो ये चार्ज क्यों ही हम दे रखे हैं इस पे, यहाँ पे ऐसा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बी को इधर से ग्राउंड कर दी। ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा बोलो। सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका चार्ज का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ को चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल सम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी विल रिड्यूस। ठीक है, यानी कि जो बी वाला कंडक्टर है उसपे से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब इस केस में हम देखते हैं इसका पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या मिलता है। पहले से भी ये था माइनस ये लिखेंगे। अगर ग्राउंडेड है तो मे बी ये रिड्यूस होके ये जीरो भी हो सकता है। अगर पोटेंशियल जीरो है तो सरफेस का जीरो, डिपेंडिंग ऑन की कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये घट गया है, यानी कि भी ए डैश हम बोल दे रहे हैं, भी माइनस तो सेम ही है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं भी प्लस डैश जो होगा वो लेस देन भी प्लस होगा, जो हम पिछला केस में ले रखे हैं, दिख रहा है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें भी ए भी डैश एंड भी डबल डैश, तीनों में सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है? बी है सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हम एक कंडक्टर रखे और ग्राउंड भी कर दें तो हमारा पोटेंशियल और घट जा रहा है। पोटेंशियल और घट जा रहा है यानी कि हम इसमें बोलें कि सी डैश सेकेंड केस एंड सी डबल डैश थर्ड केस, तीनों केस में अगर हम कैपेसिटेंस देखेंगे तो लास्ट वाले में सबसे ज्यादा ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम किसी भी कैपेसिटर जो आगे हम कैपेसिटेंस है कंडक्टर है उसका स्टोरिंग कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, जो कैपेसिटेंस है वो अगर हम उसके बगल में कोई दूसरा कंडक्टर रख दे तो उस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है, और अगर ग्राउंड कर दें तो और भी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसी सब को अब कुछ पॉइंट्स बना के लिख देते हैं।
कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस जो है किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था, शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज यानी कि हम बोल सकते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन। अब जो भी हमारा कंडक्टर है उसका क्या डायमेंशन है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, बोलो तुम लोग, हेलो। डिस्टेंस दोनों कंडक्टर के बीच में। डिस्टेंस पे करेगा तो आगे चल के देखेंगे वो कैपेसिटर का ही डायमेंशन में ही आ जाएगा। तो शेप एंड साइज ऑफ डायमेंशन ऑन सराउंडिंग ऑफ द मीडियम ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर। ठीक है, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। शेप और साइज क्या है, ऑन सराउंडिंग मीडियम प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, कोई और अगर कंडक्टर हम लोग यहाँ पे रखे हैं तो उन सब चीजों पे कैसे डिपेंड करता है। सेकेंड, ठीक है, किस किस चीज पे है डिपेंड नहीं करेगा। तो डिपेंड किस चीज पे नहीं करेगा, बोलो। Q और V। तो चार्ज पे। चार्ज और ठीक है, कितना। पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज पे, चार्ज ऑन कंडक्टर बी, पोटेंशियल सी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, चार्ज से ही रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल है, तो इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या हमेशा कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। तो ऑलवेज, कभी भी आए, नेवर आए, मस्ट आए, तो हमेशा डाउट रखना है। ठीक है, हमेशा, क्योंकि 99-98% केसेस में ऐसे क्वेश्चंस गलत ही होते हैं, क्योंकि सारा कुछ हम लोग कंसिडर करे नहीं होते हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसा चीजें हो जाती हैं। जैसे यहीं पे अगर ऐसा स्टेटमेंट दे कि हम सिर्फ पोटेंशियल ही हटा चेंज कर रहे हैं, सिर्फ पोटेंशियल, तो क्या कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर दूसरा कंडक्टर बगल में रख रहे हैं तो सिर्फ पोटेंशियल ही चेंज हो रहा है, उस पे रखा हुआ चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज हुआ। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी पे चार्ज बढ़ा घटा के हम पोटेंशियल घटा बढ़ाने की बात करेंगे, तब हम कहेंगे कि उससे कैपेसिटेंस का कोई लेना देना नहीं है, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, रेशियो हमारा कांस्टेंट आएगा जो कि सी। ठीक है, दो स्फेरिकल कंडक्टर अगर हमें दे रखा हो और हमसे पूछा जाए कि भाई चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफर कराना है तो किससे कितना जाएगा,
स्फेरिकल हटा देते, स्फेरिकल में तो हम लोग शायद निकाले थे आर्बिट्री। ठीक है, ए है, ये बी है, इस पे चार्ज लेट से Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। इसको अगर हम ऐसा कनेक्टिंग वायर से मिला दें, ठीक है, हमने पुल बना दिया राम सेतु, तो फाइनली क्या होगा, दोनों पे कुछ चार्जेस आएगा। ठीक है, यानी कि अगर ए है, इस पे भी कुछ चार्ज रहेगा, ये जो बी था हमारा, इस पे भी चार्ज रहेगा। लेट से इस पे चार्ज फाइनली बचा Q1 और इस पे बचा Q2। तो हम लोग जानते हैं कि ये चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा, बोलो। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं है। ट्रांसफर टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ठीक है, पोटेंशियल जब तक इक्वल ना हो जाए, यानी कि हम फाइनल लिख रहे हैं VA इक्वल टू VB हो जाए। VA क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस के टर्म में, तो Q1/C1 विल बी इक्वल टू Q2/C2। ठीक है, ये है, हम कैपेसिटेंस लिखेंगे, फाइनली जो भी कैपेसिटेंस होगा वो ये कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, पोटेंशियल होगा, यही होगा, क्योंकि C भी इक्वल टू Q होता है, तो V इक्वल टू Q/C। ठीक है, तो हमें पता करना है Q1 और Q2, स्मॉल Q1 Q2 जो फाइनल चार्जेस हो कितने हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है फिर से, ठीक है, तो Q1 क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट लिखें। C1/C2 into Q2। C1/C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, यही होगा। होगा, ऐसे रेशियो होता है, Q1 लिखना है तो क्या लिखेंगे, C1 जो भी फर्स्ट है डिवाइडेड बाई जितना भी है उसका सम, और इंटू इधर जितना भी है उसका सम। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, स्मॉल Q1 प्लस Q2 को क्या कैपिटल Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं। हाँ, यस सर। यस सर, क्यों, तो फाइनल और इनिशियल सेम होगा। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज जो होता है कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्व होगा, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि टोटल जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज रहेगा। तो Q1 प्लस Q2 इनिशियल और फाइनल बता रहे हैं, स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 फाइनल चार्ज बता रहा है, और कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 इनिशियल चार्ज बता रहा है, जैसे कि ऊपर कंडीशन दे रखा है। तो वहां से हम यहाँ पे एक Q1 फाइंड कर सकते हैं। Q2 उसी तरीके से हम लिख सकते हैं C2/C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल बराबर किए थे स्फेरिकल के लिए, जो रेडियस के प्रोपोर्शनल आया था, Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2 आया। तो यहाँ से अगर दोनों को कंसिडर करो तो देखो कि C जो है चार्ज फाइनल जो है किसी भी कंडक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, यहाँ से भी वो देख के बोल सकते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी देख के बोल सकते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा, 2 की बात करेंगे 2, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे चार्ज ज्यादा रहेगा। ठीक है,
ठीक है, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर निकाले हैं स्फीयर के लिए, के क्यू सरफेस की बात की जाएगी, तो सरफेस पे हम लोग निकाले हैं के क्यू बाई आर। लेकिन हमें मान लेते हैं ऐसा कोई आर्बिट्री शेप में दे दिया, ऐसा आर्बिट्री शेप में हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर मिल गया जिसका कैपेसिटेंस जो है सी है, चार्ज इस पे क्यू है, ठीक है, चार्ज हम चार्ज क्यू देना चाहते हैं, कैपिटल क्यू, और हम चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना होगा ये हम बताएं। तो शेप तो हमें पता नहीं है, कैसे बताएंगे बोलो। अपना पुराना मेथड यूज करेंगे जो भी पोटेंशियल का था, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का था पुराना मेथड वही। लेट से कि इस पे चार्ज जो है क्यू, ये जो है फाइनल है, ये हम बोल रहे हैं एट एनी टाइम, ठीक है। किसी समय पे इस पे स्मॉल चार्ज क्यू है और उसी समय पे डी क्यू चार्ज जो है हम इंफिनिटी से उठा के ले आए और इस पे धर दिए, ठीक है। यही डिफिनेशन था हमारा कि अगर डी क्यू चार्ज हम ले आ रहे हैं, जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा होगा, तो कितना करना पड़ा होगा बोलो। v इंटू डी क्यू लिख सकते हैं, सिंस v इजकल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू ही आया था, याद है। वर्क डन पर सर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं v डी क्यू। इस समय पे इसका v कितना होगा, चार्ज q है तो v होगा q बाई सी, ठीक है। इधर तो हम w लिख दे रहे हैं, फाइन इंफिनिटी पे जीरो था, इनिशियल जीरो हम मान लिए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये c तो बाहर आ गया, q डी क्यू हुआ, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से q तक, तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, जिसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू, ये हमें कितना मिल रहा है, क्यू स्क्वायर बाई टू। क्यू बाई सी जो है वो v है, तो हम इसे 1/2 क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं, और q ऊपर नीचे c से मल्टीपल कर दे तो cv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी है कि अगर कोई भी एक कैपेसिटर है, कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के आसपास में जो एनर्जी है वो एनर्जी कितना है, ठीक है। उस कंडक्टर पे चार्ज क्यू दे रखे हैं, तो उस चार्ज क्यू की वजह से उसके आसपास में एनर्जी कितना है, उस पे एनर्जी कितना है स्टोर्ड है, तो हम बोलेंगे क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत, नो सर। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा, कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर रहेगा, तो आइसोलेटेड कंडक्टर रहेगा तो उस पर चार्ज हम कितना दे सकते हैं, उसका पोटेंशियल कितना हो सकता है, उन सब चीज से रिलेटेड था, ठीक है। उसका एनर्जी कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कि हाफ सी वी स्क्वायर, एक हाफ क्यू वी, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर, कैपेसिटर किसे कहेंगे।
तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उस आइसोलेटेड कंडक्टर के जो पोटेंशियल था उसके कंपैरिजन में अगर हम ऐसा कंडक्टर ले जिसके बगल में कोई दूसरा चार्ज कंडक्टर या अनचार्ज कंडक्टर रखा हो, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहेंगे, कहाँ गया, इस वाले केस में मान लेते हैं कि हम अगर ए के बगल में ऐसा कुछ कर दे कि इस बी पे सिर्फ माइनस चार्ज रह जाए, ठीक है, सिर्फ माइनस चार्ज रह जाए, तो क्यू है इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर ग्राउंड में चल जाए, तो इस पे माइनस क्यू चार्ज हो जाए, तो क्या उस समय पोटेंशियल सबसे कम रहेगा? बोलो, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि उस केस में हमें कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा मिलेगा। तो वैसा ही हम लोग सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो इसे हम डिफिनेशन लिख देते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर, इसे हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by a ठीक है, एयर जो है वो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही है। एयर से सेपरेट करके अगर हम ऐसे प्लेट्स रख दें, कंडक्टर्स को रख दें, तो हमें क्या मिलेगा कि जो सिस्टम मिलेगा उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। यानी कि हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसके बगल में हम एक ये दूसरा कंडक्टर रख दिए, ठीक है, दो कंडक्टर सामने सामने रखे हुए हैं, हम ऐसा कुछ करें कि इन दोनों पे चार्ज आ जाए, और चार्ज ऐसा है कि इक्वल एंड अपोजिट है, मजा आ जाए, तो उस समय हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल सबसे कम रह रहा है, यानी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा रहेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों एंड से ऐसा बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, ये ए कंडक्टर हो गया, ये बी कंडक्टर हो गया। अब जैसे ही हम इसे बंद करेंगे, ठीक है, तो ये बैटरी है, ये पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल हायर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे बी में, और इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर की तरफ भागना चाहेगा, लेकिन रास्ता इसको यही मिला है, तो इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे मूव करते हुए इस पे आ जाएंगे ए पे। अच्छा सॉरी, उल्टा बोल गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे ज्वाइन किए तो ये हायर पोटेंशियल पे हुआ, ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ। अब बैटरी से कनेक्टेड है तो ए हायर पोटेंशियल और बी लोअर पोटेंशियल, और ये हायर और लोअर पोटेंशियल पे क्यों हुआ? ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्जेस एक तरफ से दूसरे तरफ गए होंगे। अब इसमें माइनस चार्ज है, यानी कि इस पे नेगेटिव का ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक्सेस में होगा, ए पे इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी में होगा, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल पे एंड बी लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए से बी की तरफ कुछ चार्जेस ट्रांसफर हुए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे, तभी ए जो है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ए पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, बी पे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको बंद किए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते इस पे बी पे आ गए हैं,
और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इनर सरफेस पे ही रहेगा और ये नेगेटिव चार्ज आउटर सरफेस पे, क्योंकि इधर वाले सरफेस से तो ये वायरिंग कनेक्टेड है, तो जो भी चार्ज होगा इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा, बैटरी से कनेक्टेड है। तो अगर हम बोले इस पे प्लस क्यू चार्ज आया तो इस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आए तो यहाँ पे इसका जो ए का पोटेंशियल है बहुत हद तक घट जाएगा, बहुत हद तक घट जाएगा, लगभग 0 हो सकता है। ठीक है, मे बी अगर बहुत पास पास रख दे तो यानी चार्ज ही खत्म। फिर भी अगर हम पोटेंशियल ऑफ ए की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बात करें, तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो जो भी चार्ज दिए उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे जो हमारा रीजन है इसमें ऐसा कुछ शेप बनता है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, ये है बी प्लेट, इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिला, इस पे नेगेटिव चार्ज मिला, इस पे प्लस क्यू चार्ज मिला, इस पे माइनस क्यू चार्ज मिला। तो ये जो सिस्टम बना हमारा, ये जो सिस्टम बना इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इस सिस्टम से क्या फायदा हुआ, तो एक इंडिविजुअल कंडक्टर का जो कैपेसिटी था अब दोनों को पास पास रख दिया तो बहुत हद तक बढ़ गया है। ठीक है, पहले जितना कैपेसिटी था अब वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रखता है अगर हमने उसके बगल में ऐसा कनेक्ट किया और एक बैटरी से कनेक्ट करके हम दोनों एंड को जोड़ दिए हो तो। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी वाला, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि कैपेसिटेंस अगर लिखना होता, ये होता हमारा Q बाई V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ, अगर हमसे पूछा जाए तो हमेशा Q बाई V तो होगा, लेकिन Q कौन सा होगा, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो आगे चल के हम लोग ऐसे पैरेलल प्लेट्स ही लगाएंगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पहले से पता है, तो हम रखेंगे चार्ज ऑन इनर सरफेस, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय potential difference between both conductors। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अगर हमें लिखना हो तो हम दोनों को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो भी इनर सरफेस पे के कंडक्टर पे जो भी हमारा चार्ज रहेगा उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना है, हायर माइनस लोअर, दोनों का रेशियो जो आएगा वही हमारा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर वो कहलाएगा। कितना बात क्लियर है? हेलो, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, थिन है, थिकनेस को नेग्लेक्ट करना है, इस पे हम प्लस क्यू चार्ज दे दिए, इस पे माइनस क्यू चार्ज दे दिए, तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? बोलो। तो Q/2 बाहर, Q/2 अंदर, और फिर इस पर माइनस Q/2 और माइनस Q/2। ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, आ गया होगा सबका। ऐसा था, ये Q है, ये माइनस Q है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, इधर x इधर माइनस x,
इधर q माइनस एक्स, इधर माइनस क्यू प्लस एक्स। ठीक है, हम लोग दो ये चीज किए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लास्ट में बोले थे कि जो आउटर वाला होगा उस पे चार्ज सेम होगा। तो यहाँ से q माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस क्यू प्लस एक्स। तो 2x इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2q। तो x इक्वल टू कितना आ जा रहा है, q। ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। इस पे प्लस क्यू था तो ये सारा का सारा चार्ज यहीं पे दिख रहा है, और इस पे माइनस क्यू था तो ये सारा का सारा चार्ज यहीं पे दिख रहा है। फाइंड कर लो, x तो q आ गया, तो जहां जहां x है वहां पे q, जहां q माइनस एक्स है माइनस क्यू प्लस एक्स है, वहां x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। इतना बात में किसी को दिक्कत? ठीक है, ये बताने का मेरा पर्पस क्या था, तो इससे हमें सिर्फ एक चीज ही जानना था कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, एक पे माइनस क्यू चार्ज दिया, तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। और हमारे पास यहाँ तीन रीजन्स बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तीनों रीजन में बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल थ्री रीजन्स। ठीक है, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें फाइंड करना है। जल्दी से बताओ, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? एरिया दोनों प्लेट्स का हम सेम रखे हैं, एरिया ए है, इसका भी ए ही। हेलो, आ गया? हेलो, बोलो भी। यस। यहाँ पे हम जानते हैं कि एक सीट के कारण, कंडक्टिंग सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थिन सीट अगर हम ले लेते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है? तो हम एक एक सरफेस को अगर हम मानते हुए करें तो इस पे तो हमारा चार्ज जीरो है, इसकी वजह से अगर हम लिखेंगे प्लस क्यू की वजह से, तो इधर आएगा ई प्लस जो कि होगा क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस माइनस की वजह से लिखेंगे तो इधर होगा ई माइनस जो होगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ के क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में जीरो आ रहा है? वैसे ही देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा थर्ड रीजन में भी जीरो ही रहेगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये सेकेंड रीजन में रहेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन में अगर हम देख रहे हैं तो प्लस के कारण भी इधर ही और माइनस के कारण भी इधर ही, और दोनों डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन में हमें मिल जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन।
ठीक है, यानी कि Q/A सिर्फ बीच वाले रीजन में ही रह रहा है इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है, ये प्लस पॉजिटिव ये माइनस। यहाँ एजेस पे थोड़ा सा ऐसे हम लोग बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रिंज, ठीक है, यहाँ पे जो है इसे हम बोलते हैं कि फ्रिंज डिफेक्ट। ठीक है, जितना अगर चौड़ा हम प्लेट लेंगे उतना ही ज्यादा ये डिफेक्ट रहेगा, बहुत ही थिन रहेगा तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा अगर बनाया जाएगा तो हम बोलेंगे कि अगर चौड़ाई हम ज्यादा लेते हैं इस प्लेट्स का, यानी कि थिकनेस ज्यादा लेंगे तो हमें जो है फ्रिंज डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसे रिड्यूस करने के लिए हम जो ये जो प्लेट्स यूज कर रहे हैं, ये ऐसा प्लेट्स यूज कर रहे हैं, ये प्लेट्स जो होता है बहुत ही थिन हम लोग यूज करेंगे। तो अभी तक कैपेसिटर क्या होता है ऊपर है, थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर ले रहे हैं कि हाँ भाई इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इतना बात में किसी को कोई दिक्कत है? लो, No, sir. डिपेंडिंग ऑन शेप एंड साइज, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग तीन ही पढ़ते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल, सेकंड पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और थर्ड स्फेरिकल। ठीक है, मोस्टली जो यूज होगा ये यूज होगा सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, बहुत कम जगहों पे हमें यूज मिलेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चंस करने के लिए हमें मोस्टली जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ही मिलेंगे, बहुत कम जगहों पे सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हमें सारे कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है। टाइम बचा है 10 मिनट है, तो उसे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। आज जो भी पढ़े किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत No, sir. नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो आज भी हम लोग का बेसिक बेसिक लेक्चर रहा है। नेक्स्ट क्लास से टाइप ऑफ कैपेसिटर, फिर उसके वेरिएशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमारे नेक्स्ट क्लास के बाद से ही मिलेगा, कि डिफरेंट टाइप के हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। सारे कैपेसिटर्स का हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, जो भी कैपेसिटर बनेगा। यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिख रहा है तो ऑफ कोर्स इसका साइज शेप जो होगा सिलेंड्रिकल होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह रहे हैं, यानी कि इसमें प्लेट्स पैरेलली रखे हुए होंगे। और स्फेरिकल यानी कि कंसेंट्रिक स्फीयर हमें मिलेगा। तो इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा हम लोग फोकस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे करेंगे, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पे थोड़ा सा, यानी कि उसे हम पढ़ के खत्म। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू टू। ठीक है फिर इसके लिए